लोग शांत हो जाइए थोड़ा। 15 नंबर का चैप्टर है तो थोड़ा फोकस करके कर लें हम लोग, है ना। आपस में बिजी रहेंगे और इस तरीके से सुनेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो नहीं पाएंगी पूरी। दूसरी बात क्या है कि एक सम्स उठाए हैं हम करने के लिए, 2022 पेपर वाला ही सम्स है, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें और जितनी भी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताई जा सके उतना मैं पूरा बताने का कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यही रहेगा ऐसा तो नहीं है। आइटम इसमें से कुछ मिलेगा, दो चार नया भी ऐड करेगा। ये हमेशा माइंड में लेके जाओगे कि आपको कुछ दो चार लाइनें नई मिलेंगी। तो जितना भी मैक्सिमम चीज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे इस सम्स में, इस चैप्टर से रिलेटेड, उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, ग्रुप सी का 7 नंबर। और ये क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है शायद, है ना। हाँ, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लॉन्ग टाइप वाला है। सम्स को एक बार पढ़ रहे हैं, केयरफुली देखिएगा, समझिएगा। एक और बात आपको बता दें, सम्स पढ़ने से पहले एटलीस्ट फॉर्मेट आपके दिमाग में और रूल्स थोड़े बहुत आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर मान लो आप एकदम चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, उसका फॉर्मेट तक भूल गए कि किसके बाद क्या हम लोग लिखते हैं, कैसे, रूल्स एकदम भी याद नहीं है, तब तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप एक बार क्या कीजिएगा, अगर आपको अपने कॉपी खोलकर दिमाग में आ जाता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें थी तो सही है। और अगर आपको कॉपी खोलने के बाद भी सब धुंधला धुंधला लगे कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है क्या कैसे लिखना है, तो उसके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सारे के सारे, आप उसको एकदम स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि 5 रूल्स के ऊपर डिस्कशन का क्लास है, तुम एकदम भूल गए हो, लेकिन अगर आप क्लास अच्छे से किए हो तो हो सकता है पहला वाला क्लास जो इंट्रोडक्शन वाला है जिसमें फॉर्मेट डिस्कशन है, वही आप देखो तो चीजें आपको याद आना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? तो एक बार उसको फोकस करके कर लीजिएगा। अब हम लोग एक बार इस सम्स को पढ़ के देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सम्स आप लोगों के पास होगा क्या, अगल बगल देख लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मिस्टर भोजोहारी मानना है। तो लिखने के समय वो बेचारा जोजोहारी मानना लिख दिया था। समझे? आपको कुछ वर्ड नहीं दिखेगा तो मैं बोलूंगा, समझ रहे हैं? आप बातों के ऊपर भी फोकस रखोगे। तो मिस्टर भोजोहारी मानना, एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ये जो ऊपर का लाइन में लिख रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर कंपनी का आदमी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी का आदमी है या गवर्नमेंट जॉब वाला है, ये सारी बातें भी सैलरी वाले चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सम्स को स्टार्टिंग से पढ़ोगे एकदम केयरफुली। ठीक है? अच्छा भाई, तुम जो है अभी भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है और चुपके चुपके नोट कर रहा है। मैं नोट करने का समय दूंगा, अभी मेरी बातें सुन लीजिए। जैसे क्या हो सकता है कि आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आप लिखते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, लेकिन अगर तुम हमको देख कर नहीं सुनोगे तो थोड़ा हमको अजीब लगेगा, है कि नहीं। और दूसरी बात, मैंने कहा था एक बार, ये शेक्सपियर की लाइन है कि आइदर यू लव मी और यू हेट मी बट नेवर अवॉइड मी, इट हर्ट्स, है कि नहीं। या तो आप हमको प्यार करो और या तो आप हमसे नफरत करो, अवॉइड मत करो, वो ज्यादा तकलीफ देता है। क्योंकि प्यार करोगे तो हम आपके दिल में रहेंगे, और नफरत करोगे तो हम आपके दिमाग में रहेंगे कि छोड़ेंगे नहीं साला को। होता है कि नहीं? तो दोनों ही तरीका से हम आपके करीब रहेंगे, किसी ऑर्गन में तो रहेंगे, दिल में या दिमाग में, है ना। लेकिन जब आदमी अवॉइड करता है ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं है, तुम कुछ भी करो, तुम बोलते रहो कि फॉर्मेट देख लो, हमको मतलब नहीं है, हम लिखते रहेंगे। तो ये वाला चीज क्या होता है, आदमी को हर्ट करता है, नहीं। खैर देखिए, हाँ आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, तुम किसी को मैसेज करो, उसका रिप्लाई ना आए, गुस्सा आने लगता है कि नहीं, कि अवॉइड कर रहा है। खैर
तो फर्स्ट वाली लाइन आप देख लिए। अब इसके आगे देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है। बेसिक सैलरी है 55,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है हम लोग समझते हुए चलें। पहले क्लास में आपको क्या बताया गया था, कुछ आइटम ऐसे होंगे जो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। फुल्ली टैक्सेबल जहां वर्ड लिखा है इसका मतलब वो जितना भी फिगर दिया है ना, आपको उठाकर क्या करना है, सिंपली लिख देना है। अगर मैं साथ ही साथ आपको पॉइंट दिखाता चलूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो बेसिक सैलरी, अच्छा एक काम करते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं पूरा सम्स, डिस्कशन हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये पुटिंग देखने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, याद रखिएगा। डियरनेस अलावेंस ब्रैकेट में लिखा है 50% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है, सैलरी का ही हिस्सा है। और उसके बाद लिखा है 20,000 पर मंथ। अब देखिए मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर दिए कि 20,000 पर मंथ दिया है तो 20,000 इंटू 12 कर दिए, 2,40,000 आ गया, और फिर उसका 50% निकाल के लिख दिए 1,20,000। रूल आप भूल गए हो। डियरनेस अलावेंस का रूल है कि ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो वो जो 20,000 पर मंथ दिया है ना, वो 20,000 पर मंथ 20,000 इंटू 12 करके 2,40,000 आपको पूरा दिखाना है। फिर आप बोलोगे कि ये 50% क्या है, तो आपने सैलरी वाले चैप्टर में बहुत जगह पर पढ़ा है कि हियर सैलरी मीन बेसिक एंड डीए, हियर सैलरी मीन बेसिक डीए कमीशन, पढ़ा है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर लिया जाता है कहीं कहीं पर डीए तभी लेना है जब वो फॉर्मिंग पार्ट होगा, समझ रहे हैं। तो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए अगर हमको डीए लेना होगा और वहां का रूल बोलता है कि वहां से फॉर्मिंग पार्ट वाला ही हिस्सा लेना है, तब हम लोग क्या करेंगे, 20,000 इंटू 12 2,40,000 और उसका 50% निकाल कर वहां पर ऐड करेंगे। समझ रहे मेरी बात, 1,20,000। लेकिन मेन सम्स में, मेन कैलकुलेशन में पूरी चार्जेबिलिटी होगी। क्लियर है। आगे का लाइन देखिए, मेंशन किया कन्वीनियंस अलावेंस। कन्वीनियंस अलावेंस के ब्रैकेट में लिख दिया, नहीं उसके बाद था एंटरटेनमेंट अलावेंस, है ना। एंटरटेनमेंट अलावेंस का भी ट्रीटमेंट है कि ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, पूरा दिखा देना है आपको अलावेंस के अंदर। 2,500 पर मंथ है, इंटू 12 करके ले लेंगे 30,000 आएगा। कन्वीनियंस अलावेंस देखिए ब्रैकेट में लिखा है ही स्पेंड 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ऑफिशियल पर्पस, और कन्वीनियंस अलावेंस इसको मिला है 3,000 पर मंथ। तो कन्वीनियंस अलावेंस का रूल है 3,000 पर मंथ मिला है, इंटू 12 करके ले लोगे कितना आएगा, 36,000। और इसका रूल बोलता है कि जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है और जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है, दोनों में जो कम होगा उसका आपको छूट मिलेगा। तो आपने रिसीव किया 36,000, खर्च यहाँ पर दिया हुआ है 20,000, दोनों में कम कौन सा है, 20,000। तो 20,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद लिखा है हाउस रेंट अलावेंस 22,000 पर मंथ। अब हाउस रेंट अलावेंस जो है इसकी ट्रीटमेंट एक लाइन में नहीं होती, इसके लिए आपको पूरा एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कभी कभी इसके ऊपर 5 नंबर का एक अलग से सम्स भी दे देता है, समझे, 5 मार्क्स का, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, 4-5 लाइन की। पहले अब समझ लें, हाउस रेंट अलावेंस दिया है 22,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड फॉर ए हाउस इन कोलकाता कितना दिया है, 25,000 पर मंथ, समझ रहे हैं। तो हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हाउस रेंट अलावेंस में कितना टैक्सेबल होगा। इसका अभी हम लोग नोट में करेंगे, मेन सम्स में किए नहीं, नोट में निकाल के करेंगे, क्योंकि मेन सम्स में दिखाने पर क्या होता है, चीजें बहुत हौच पौच हो जाती है, समझ रहे हैं। आगे का लाइन देखिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस दिया है फॉर 3 चिल्ड्रेन 500 पर मंथ। ये तो कॉमन ट्रीटमेंट है, जानते हैं, 500 पर मंथ करके मिला है, तो 500 इंटू 12 लेंगे और 3 बच्चे का इंटू 3 कर देंगे, और इसमें से छूट मिलता है, कितने का छूट मिलेगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। तो 100 इंटू 12 इंटू 2 लेकर एग्जेम्प्टेड दिखा दें। इसके बाद आपको एक लाइन दिया है मेडिकल अलावेंस, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ही स्पेंड 15,000 फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, ब्रैकेट क्लोज,
और मेडिकल अलाउंस मिला है कितना 3000 पर मंथ। देखा, अब आपके अंदर अगर रूल है पूरा क्लियर याद, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पहले क्या है कि हमारे अंदर रूल ही पूरा याद नहीं है। जैसे मेडिकल अलाउंस का सिंपल ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ पता है, फुल्ली टैक्सेबल। अब जब लिखा है रूल में कि मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, तो वो जो 3000 पर मंथ करके पाया है, 3000 ही है ना, 3000 पर मंथ करके जो पाया है ना, वो पूरा हम लोग दिखा देंगे। 3000 इंटू 12 36,000। आप बोलोगे वो क्या ब्रैकेट में लिखा है, खर्चा पानी हुआ है। खर्चा पानी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर रूल बोल रहा है कि ये पूरा टैक्सेबल है, तो हम पूरा उठाकर क्या करेंगे, दिखा देंगे। समझ रहे हैं, रूल्स को एकदम क्लियर माइंड में रखिए, उसको फॉलो करके अपना ये ट्रीटमेंट दे दीजिए। समझ रहे हैं, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होकर सोचोगे तो चीज आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएटिंग हो जाएगा। ये खर्चा दे दिया, क्यों दे दिया, किस लिए दे, हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी करते हो, उसमें देखते हो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे देता है, रिपेयर्स दे देता है। क्या बोले आपको, जब मेरे ट्रीटमेंट में उन सब का नाम ही नहीं है, हम क्यों उसके बारे में सोचेंगे, टोटली अवॉइड करेंगे। आप एक्स्ट्रा सोचोगे, कंफ्यूजन आपकी बढ़ जाएगी। समझे। खैर, यहां तक का ट्रीटमेंट क्लियर है, अलावेंसेस तक का। इसमें एक अलावेंसेस हमने अभी नहीं दिखाया, हाउस रेंट अलावेंस, तो उसका पूरा नोट में कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग तो आप लोग लिखना जान ही गए होंगे इतने दिनों में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखिए, बेसिक सैलरी पूरा दिखा दिए। अलावेंसेस में देखिए एक और प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग बोलते हैं हम लिख नहीं पाते, कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आता है। ऐसा भी आता है प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ में। तो भाई आप एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को दिमाग में रखिए ना। आपका आइटम ऊपर नीचे करके देगा, लेकिन दिमाग में आपका स्टेप याद है तो आप स्टेप फॉलो कीजिए। और फिर भी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हम लाइन बाय लाइन नहीं लिख पाते, तो आप आइटम को ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं, बस चेकिंग करने वाले को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो अपना मेहनत आपके कॉपी में दिखा दे। समझ रहे हैं। तो अब देखिए, हमने बेसिक सैलरी लिया ना, तो मैंने सिर्फ बेसिक लिखा, उसके बाद डायरेक्ट अलावेंसेस नहीं लिखा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि बेसिक के बाद होता है फीस, कमीशन, बोनस। समझ रहे हैं, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन फंड, ये आइटम दिमाग में आया। मैंने देखा सम्स में वो आइटम नहीं है, तो मैंने उसके बाद वाली हेडिंग दे दी अलावेंस। अब सारे अलावेंसेस ढूंढ कर एक बार लिख लेंगे, उसके बाद का हेडिंग होता है परकेजेट्स का। अब अलावेंसेस में देखो, डियरनेस अलावेंस पूरा लिखे ना, 20,000 इंटू 12। कोई 50% लिए नहीं, किसी पर्पस के लिए लेना होगा तो लेंगे। एंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल ले लिए। कन्वीनियंस अलावेंस में 36,000 मिला है और 20,000 खर्च किया था, रूल अभी समझाएं आपको, माइनस करके ले लिए एग्जैक्टली। हाउस रेंट अलावेंस का हम नोट में अभी निकालेंगे। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस तो सबको याद रहता ही है। ठीक है, मिला है 3 बच्चे का, लेकिन छूट है कितने का, 100 पर मंथ, 2 ही बच्चे का। और मेडिकल अलावेंस का भी अभी हमने कहा कि जो खर्च वगैरह दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जितना भी रहेगा आपको पूरा का पूरा दिखा देना है। अभी कुछ बच्चा लोग ये भी बोलता है कि नहीं नहीं बड़ा झमेला वाला है, इसमें बहुत सारा अलावेंसेस है। आप भूल गए होंगे, शायद आपको याद नहीं होगा। अलावेंसेस जब मैंने पढ़ाया था तो पूरा एक क्लास अलावेंसेस पर ही पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि देखो बहुत सारा अलावेंसेस है, 20 अलावेंसेस हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है। समझ रहे हैं, मैंने सारे अलावेंसेस को 4 पार्ट में करके पढ़ाया था, पार्ट ए, बी, सी, डी, और चारों का कैटेगरी बनाया था। कौन कौन सा अलावेंसेस पूरा टैक्सेबल होता है, कौन कौन सा अलावेंसेस में कितना छूट मिलता है, मतलब जितना खर्च होगा और जितना मिलेगा उन दोनों में जो कम होगा उसका छूट मिलेगा। तीसरा कैटेगरी मैंने बनाया था कि किस किस अलावेंसेस में रूल के अंदर ही फिक्स है कि इतना रुपया फिक्स छूट मिलेगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में फिक्स है कि 100 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं। चौथा कैटेगरी बनाया था कि हाउस रेंट अलावेंस, अलग से देख लीजिए, इसमें थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो आप पार्ट वाइज करके एक बार उसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा चीज आपका। समझे। और वो अगर क्लियर है तो हर ईयर के क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट अलावेंसेस का रहता ही है। अब हाउस रेंट वाला देख लेते हैं, लेकिन हाउस रेंट का निकालने से पहले हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे
समझे? जो लोग यहाँ तक लिख चुके हैं वो लोग साथ साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट 1, इसको हम लोग बोलते हैं सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है। दो कैलकुलेशन के लिए सैलरी हम लोगों को निकालना होगा। एक तो हाउस रेंट अलाउंस दिख ही रहा है तुम लोगों को, हाउस रेंट अलाउंस, और एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF, समझ रहे हैं? ये भी रहता है ये सम्स में जनरली, तो इसका भी निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी हम लोग लेते हैं, तो बेसिक हम लोगों का कितना निकला है? 6,60,000, ठीक है। DA हम लोग ले लेंगे, डियरनेस अलाउंस 50% यहाँ पर यूज होगा, समझ रहे हैं? 2,40,000 का 50%, ये 2,40 दिख रहा है ना, इसका 50% आएगा 1,20,000। और खाली सम्स में देखकर, सॉल्यूशन में देखकर आप लोग डिसाइड नहीं करोगे, चीजों को याद रखोगे। इस सम्स में नहीं है इसलिए वो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर सैलरी के मीनिंग में कमीशन भी लिया जाता है। कोई सुन रहा है मेरी बात? लेकिन इस सम्स में है नहीं इसलिए लिया नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कमीशन होगा तो वो भी लिया जाएगा। और कौन सा वाला कमीशन लिया जाएगा? टर्नओवर पे, परसेंटेज ऑन टर्नओवर रहेगा तो 780, 780। वर्किंग नोट 2, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं HRA, ठीक है। पूरा एकदम दिखा दे रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आ जाए तो भी आप हाउस रेंट वाला ऐसे ही बना दीजिएगा पूरा का पूरा। HRA रिसीव्ड कितना पाया है? बोलिए सम्स में देखकर। 22,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 22,000 पर मंथ, तो 22,000 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 40, 2,64,000 लेस exempted under section 10 subsection 13A and rule 2A। नहीं याद रहेगा सेक्शन, नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं? आपको ये सब बोला जाएगा, बहुत नंबर काट लेगा, हो जाएगा फलाना ढिमकाना, ठीक है भैया, 5 नंबर का चीज है, 1 नंबर काट लो, 4 तो मिलेगा। और तुम अगर गलत लिख दिए तो वो 5 नंबर काट देगा, समझे? इसलिए जब श्योर रहेंगे तो लिखेंगे। कितना लेते हैं? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, है ना? इसमें 1 नंबर लेते हैं एक्चुअल। हाँ बोलिए, आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। एक्चुअल HRA रिसीव कितना ले रहे हैं? 2,64,000। नंबर 2 में क्या लेते हैं? 50% ऑफ सैलरी। हाँ, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, ये भी ले सकते हैं। 1 2 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर नीचे ले सकते हो। रेंट पेड सम्स में कितना दिया है? 25,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड फॉर द हाउस 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इंटू 12 करके लोगे ना तो 3 लाख आएगा ये। और जो 10% ऑफ सैलरी लेना है ना, वो 10% ऑफ बेसिक नहीं, HRA दिख रहा है, 10% ऑफ दिस,
7,80,000 का 10%, 78,000। तो ये माइनस करके बाहर जाएगा 2,22,000। और थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। याद है, अगर हाउस मेरा KDMC में है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी। और अगर हाउस मेरा इन चारों सिटी को छोड़कर होता तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ भी सैलरी का मीनिंग यही है, 7,80,000 का 50% कितना आएगा, 3,90,000 आएगा, है ना। इन तीनों में मिनिमम कौन सा दिख रहा है आपको, तो 222 का आपको मिल जाएगा छूट मिनिमम का। अब तो ये लाइन क्लियर होगी। शुरू में करते थे तो लोग जोड़ के बता देता था तुरंत, मिनिमम लिखा हुआ रहता था, तो भी तीनों में मिनिमम लेना है ना। तो 2/22 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, 42,000 बता रहा है वो। ये जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल HRA। और ये टैक्सेबल HRA हम लोग यहाँ पर जाकर दिखा देंगे। हाउस रेंट अलावेंस कितना, 42,000। क्लियर है। अब इसको जोड़कर, अब ये अलावेंसेस पूरा हो गया, इसको ऐड करके बताइएगा कितना आ रहा है, टोटल लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। ये 379,600 आ रहा है हमारा अलावेंसेस का। क्लियर है। आप अलावेंसेस वाला पार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको वहां 2-4 जो और आइटम है वो मिल जाएंगे। हो सकता है इस बार इसमें से 1-2 स्किप करके वो डाल दे, समझ रहे हैं। अब हम लोग सम्स का आगे का पार्ट में आते हैं। आपको लिखने का समय मिलेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा बाद में। सम्स में आगे के पार्ट में देखिएगा क्या क्या मेंशन है। मिडिल के बाद मिस्टर मान्ना कंट्रीब्यूटेड 12% ऑफ सैलरी, दिखा, ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% ऑफ सैलरी जमा कर रहा है कौन, मिस्टर मान्ना। एंड हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, और उसका बॉस भी जमा कर रहा है उतना, समझ रहे हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखोगे कि जो वो खुद जमा कर रहा है वो यहां पर दिखाया नहीं जाएगा, जो उसका बॉस जमा कर रहा है वो यहां पर आएगा। खुद अगर आप अपना पैसा कहीं जमा कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम थोड़े ही है, जब बॉस देगा तब तो इनकम होगा, और यहां तो हम लोग इनकम को दिखा रहे हैं ना, सिंपल लॉजिक है। तो ओन कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट नहीं आता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट आता है। क्लियर है। और एम्प्लॉयर कितना जमा कर रहा है, 12% ऑफ सैलरी। आप देखिएगा एक बार उसका ट्रीटमेंट लिख दिए हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ सैलरी। और रूल भी है, क्या है कि 12% ऑफ सैलरी तक का छूट है, तो डायरेक्ट वहां लिख दिए एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो जितना आप जमा कर रहे हो पूरा का पूरा छूट है, तो हमारा अमाउंट तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने अमाउंट लिखा ही नहीं। डाउट है किसी को? अगर मान लीजिए किसी के मन में हो कि नहीं हम लिख के दिखाएंगे, तो आप लिख के दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 12% ऑफ सैलरी निकालोगे, यहाँ RPF का निकाले ना 7,80,000 दिखा, इसका आप 12% निकालिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। और फिर लेस में भी आपको उतना ही लिखना होगा, 12% ऑफ सैलरी, तो वो आइटम आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बाहर जाकर 0। समझ रहे हैं। सिर्फ वहां पे लिख के दिखा देना है कि ये रूल है, पूरा का पूरा छूट हो रहा है, इसलिए हमने लिख कर दिखा दिया, अमाउंट नहीं लिखा। क्लियर है। उसके आगे की लाइन देखिए, सम्स में क्या मेंशन किया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू PF एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सैलरी एट 12% ऑफ सैलरी ₹36,000। ठीक है। ये जो यहां पर दिखाया ना, ये 12% ऑफ सैलरी नहीं होना चाहिए, ये जनरली, क्योंकि इंटरेस्ट
तुम थोड़े ही डिसाइड करोगे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक माइनर सा मिस्टेक है, तो आप लोग इसलिए हल्ला नहीं मचाओगे, एक वर्ड गलत दे दिया अब हम लोग को 15 में 15 मिलना चाहिए, नहीं। वो लॉजिक समझना पहले, जो आप फंड में पैसा जमा किए हो उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो फंड वाला डिसाइड करेगा ना। तो इसमें क्या होता है ना कि 12% का जो रेट हम लोगों को मिला है इंटरेस्ट का, उसमें से रूल है कि 9.5% तक का छूट मिलेगा, और वो सैलरी का नहीं होता, वो जितना फंड वाला लोग देता है उस रेट के ऊपर वो एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन किया जाता है, समझे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट 12% लिखें, कितना 36,000। मतलब ये अमाउंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका 12% का अमाउंट है, और आपको छूट मिलेगा 9.5% तक, ये रूल मेंशन किया है। तो हम लोग इसमें से लेस कर दिए एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ रेट। ये 36,000 कितने को इंडिकेट कर रहा है, 12% को। तो इसमें से 9.5 की वैल्यू क्या होगी, यूनिटरी मेथड है, वो निकाले 28,500 आया, माइनस करके बाहर दिखा दिए कितना 7,500। क्लियर है। अब आगे का लाइन देखिएगा, ही इज प्रोवाइडेड विथ ए सेल्फ ड्राइवन 12cc कार विच ही यूजेस फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस। इस ट्रीटमेंट को ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है इसके ऊपर। He is provided with a self-driven 12cc car which he uses for both official and private purpose. एक गाड़ी उसको मिली है जिसको वो सेल्फ ड्राइव करता है, 12cc की कार है, और ये गाड़ी वो ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए यूज करता है। आगे मेंशन किया है कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसका बॉस है, गाड़ी का उसके नाम पे पेपर है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, और गाड़ी के ऊपर जो भी खर्च होता है वो सब भी कौन देता है, एम्प्लॉयर, समझे। तो इसके लिए जो एक बेसिक रूल है वो क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपकी कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 सीसी 1.6 लीटर, इस तरीके से लाइन मेंशन है रूल में, तो 1.6 लिखा रहे या कभी कभी वो 1600 लिखा रहेगा, समझ रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है, 1.6 सीसी या 1600। वो एक स्टैंडर्ड लेवल है कि अगर आपका 1600 सीसी के ऊपर का कार है तो आपको कार की वैल्यू लेनी है 2400 रुपया पर मंथ, और अगर 1600 सीसी से कम की कार है तो आपको उसका वैल्यू लेना है 1800 पर मंथ। वो वैल्यू यहाँ लिखेगा नहीं, वो रूल के हिसाब से तुमको याद रखना पड़ेगा और वो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और चूंकि गाड़ी आपको मिला है बॉस से, खर्चा भी सारा वो दे रहा है, तो ये आपके लिए फैसिलिटी है, और फैसिलिटी है तो उसको किसके अंदर दिखाते हैं, परक्विजिट्स के अंदर। लिख दिए परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कार फैसिलिटी। चूंकि उसका कैपेसिटी 1600 से कम था तो हमने 1800 पर मंथ ले लिया, ठीक है। और सेल्फ ड्राइवन था, अगर ड्राइवर भी दिया होता तो ड्राइवर के लिए अलग से वैल्यू लिया जाता, कितना 600 रुपया, 900 रुपया पर मंथ, उसका फिक्स है, समझे। तो वो तो है नहीं, सेल्फ ड्राइवन है, लिख दिया था, तो 1800 पर मंथ ले लिए लोअर कैपेसिटी के लिए, वैल्यू यहाँ दिखा दी कितना 21,600, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज को ध्यान से देखना, इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि गाड़ी जो दी गई है वो बॉस के नाम पे है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि उसका जो खर्च होता है वो बॉस करता है, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि गाड़ी जो यूज हो रहा है वो ऑफिस और घर दोनों के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए फैसिलिटी है, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका इस बार सम्स दे और उसमें लाइन ऐसे कर दे कि उसकी एक खुद की गाड़ी है जिसका तुम बना रहे हो, उसकी एक खुद की गाड़ी है, वो ऑफिस के लिए यूज करता है, ठीक है, और उसका खर्च बॉस देता है, तो तुम उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसकी कोई ट्रीटमेंट होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा गाड़ी है और तुम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए कोई फैसिलिटी हुआ, तो जब फैसिलिटी ही नहीं है तो हम उसको दिखाएंगे क्यों, समझ रहे मेरी बात। दूसरा आप लाइन देख लो, मान लो बॉस तुमको एक गाड़ी दे दिया और तुमको बोला कि इसका खर्च भी हम देंगे,
लेकिन तुम सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करोगे। माने सुबह ऑफिस आओगे तो बस में धक्के खाते हुए आओगे, उसके बाद यहाँ जब तुमको कहीं जाना होगा तो तुम ऑफिस का गाड़ी लोगे, जाओगे काम से और आके गाड़ी यहाँ गैरेज कर दोगे। फिर रात के समय 9 बजे गाड़ी यहाँ गैरेज करके वापस बस में धक्के खाते हुए घर जाओगे, तो तुम्हारा क्या फायदा भाई? फायदा है क्या? फायदा है क्या तुम्हारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फायदा है? कुछ नहीं है। तो ये सिंपल है, आप रूल पढ़ोगे ना उसके अंदर ये बातें क्लियरली लिखी हुई हैं सारी, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उसको सोचकर करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। आप कॉन्सेप्चुअली सुनते नहीं है, से भूल जाते हैं और क्लास से बाहर निकलते हैं, ओ बाबा अनेक देरी हो गई, आज के बेसी होगी चलो क्लास ताई जन्य लेट हो गए, तो कैसे याद रहेगा? चीजों को मेमोराइज करते रहना पड़ता है तब चीजें याद होती हैं। खैर बात समझ में आई आपको कि बॉस आपको गाड़ी दिया है वो उसका है, खर्च भी वो दे रहा है, लेकिन उससे खाली ऑफिस का काम करवा रहा है, तो तुम्हारे लिए कोई फैसिलिटी है? नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो भी हम लोग यहाँ लिखेंगे ही नहीं, कुछ नोट में लिखेंगे कि कार इज यूज्ड फॉर ओनली ऑफिशियल पर्पस हेंस नॉट ए परक्विजिट, कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। और एक लास्ट लाइन क्या लिखा है? प्रोफेशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स भी कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो आपका खर्चा आपका बॉस पे कर दे रहा है, तो ये तो फैसिलिटी है। तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर दिखा दिए 200 इंटू 12 करके 2400, ये हो गया आपका हो गया सारा आइटम। इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। या किसी ने करके बताओ। बोलो। 10,71,100 एक फिगर आ रहा है, यही है ना? ये इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। और ग्रॉस टोटल सैलरी से हम लोगों को मिलता है 3 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1। पहला क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका फिक्स है, कितना? 50,000। आपको ये याद रखना होगा रूल। अब डायरेक्ट लिख दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। सुन रहे हो? दूसरा वाला क्या मिलता है? अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस। और एंटरटेनमेंट अलाउंस तो सम्स में था, लेकिन उसका हम लोग डिडक्शन नहीं दिखाएं। क्यों? गवर्नमेंट। हाँ समझ रहे हैं आप वो क्या बोल रहा है? क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का तुम रूल पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू गेट डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय देम। समझ रहे हैं? रूल्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही उसका डिडक्शन मिलता है। और ऊपर में फर्स्ट लाइन जब मैं पढ़ा था उस समय ही मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था, क्या हिंट किया था ना कि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय था, इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन यहाँ पर हम लोग नहीं दिखाएं। क्लियर है? और तीसरा किस चीज का छूट मिलता है? अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का कितना था यहाँ पर? 2400 मिल गया। ये दोनों 50 to 400। अब ग्रॉस में से ये माइनस कर दीजिए, तब आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना है? 10,18,700। क्लियर है? लास्ट एक लाइन बोल दें आपको, अगर आपका फोकस अभी तक बना हुआ है तो। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे नहीं करता, मतलब सिर्फ लिखा रहता प्रोफेशनल टैक्स पेड हुआ है, एम्प्लॉयर नहीं करता, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लेते। बॉस किया तभी ना फैसिलिटी है, तो यहाँ पर दिखाएं। अगर बॉस नहीं करता, वो खुद करता, तो हम लोग यहाँ नहीं दिखाते हैं। हम लोग सिर्फ उसको क्या करते हैं? नीचे डिडक्शन में माइनस करते हैं। समझ रहे हैं? जो लॉन्ग टाइप वाला सम्स है वो आपका इस तरीके का हो सकता है। जिन लोगों ने पूरा नहीं लिखा, जो लोग नहीं लिख पाए, वो लोग अभी 5 मिनट लिख लें, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है? थैंक यू।